हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन आपका विज्ञान टीचर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, हम लोगों ने कक्षा 9 का अध्याय 8 यानी कि गति मोशन स्टार्ट कर दिया था और ये वीडियो इसी चैप्टर पर भाग 5 यानी कि पार्ट 5 है। अब बच्चों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर से क्वेश्चन आता ही है एग्जाम्स में, तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखनी है और अच्छे से समझनी है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग एक समान त्वरित गति के समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशंस को समझेंगे। ये मैं अभी आपको बता देता हूँ कि टोटल इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती हैं, 3 होती हैं। पहली प्रथम समीकरण, तृतीय समीकरण और तृतीय समीकरण यानी कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, ये हम लोग एक एक करके आज समझेंगे इसी वीडियो में और फिर इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों फिर से बोल रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते ही हैं, तो ध्यान से समझिएगा। जिसको भी जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बच्चों बात करते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के प्रथम समीकरण की। वो क्या कहता है? जो प्रथम समीकरण है वो सीधा सीधा हमें फॉर्मूला क्या देता है बच्चों? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इसका मतलब क्या है वो हम लोग समझते हैं। अगर मान लो कोई भी एक वस्तु है बच्चों और वो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है u और अंतिम वेग है वो कितना है v और एक समान उस पर कोई त्वरण यहाँ पे यानी कि यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन था वो लग रहा है और वो कितना है a। तो और टोटल जो समय लगा इस पूरे प्रक्रिया में वो कितना लगा है t, यानी कि कोई एक वस्तु है और उसका जो प्रारंभिक वेग था वो कितना है u, अंतिम वेग कितना है v, त्वरण जो लगा एक समान यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो था a और इसको पूरा होने में समय कितना लग रहा है t। तो वो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग निकालते हैं तो वो क्या आएगा? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब हम लोग इसका भी डेरिवेशन समझेंगे वो कैसे आया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो हमारा गति का जो पहला समीकरण है वो क्या बोलता है? यह समय t में वस्तु द्वारा प्राप्त किए गए वेग को बताता है। ध्यान रखिएगा, एक जितने समय में हम लोगों ने वेग कितना प्राप्त कर लिया वो कौन बताता है? गति का प्रथम समीकरण यानी कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इसका हम लोग व्युत्पन्न करते हैं यानी कि डेरिवेशन करते हैं कि ये आया कैसे। तो बच्चों जैसे कि हम लोगों ने बताया कि कोई एक वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग कितना है u, उसका एक समान जो उस पर त्वरण हम लोगों ने लगाया वो कितना हुआ a और अंतिम वेग कितना था उसका v और ये सब होने में कितना समय लगा? t समय लगा उसको। तो बच्चों अगर मैं त्वरण की परिभाषा जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझी थी वो क्या थी कि जो त्वरण होता है वो वेग में परिवर्तन होता है और जितना उसे इस टोटल परिवर्तन में करने में समय लगा वो नीचे आएगा। अब जो भी हमारा वेग था, वेग में परिवर्तन हम लोग कैसे निकालते थे बच्चों? जो अंतिम वेग था माइनस प्रारंभिक वेग। तो इस वस्तु का जो अंतिम वेग है वो क्या है? v और जो प्रारंभिक वेग है वो है u। तो जो वेग में परिवर्तन होगा वो v माइनस यू आ गया सीधा सीधा और जो टोटल समय है वो हमें पता है कितना है t। तो v माइनस यू बटे t और जो त्वरण है जो इस पर लग रहा है वो कितना है a। तो इस परिभाषा के हिसाब से हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है a इक्वल्स टू v माइनस यू बटे t। अब अगर बच्चों इस t को मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ तो a t इक्वल्स टू v माइनस यू हो गया और बाद में अगले स्टेप में मैं इस u को इस तरफ लेकर आऊँ तो a t प्लस यू इक्वल्स टू v होता है। यानी कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और वही देखो हमारा क्या है? हमारा फर्स्ट इक्वेशन यानी कि पहला समीकरण जो है वो यही कहता है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो बच्चों अगर मैं बात करता हूँ पहले समीकरण की तो वो हम लोगों ने कैसे ड्राइव करा है? जो हमारे पास त्वरण की परिभाषा थी उससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। बच्चों एक बार फिर से समझाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। जो प्रथम समीकरण है वो क्या कहता है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है और इसको अगर हम निकालेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे? कोई भी एक वस्तु है उसका प्रारंभिक वेग कितना है u, अंतिम वेग कितना हुआ v और उस पर जो एक समान त्वरण लगा है वो कितना है a लगा है और इस पूरे को होने में कितना समय लगा? t समय लगा
और पिछली वीडियो में हम लोगों ने भाग यानी कि 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि त्वरण की परिभाषा क्या होती है, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। और वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो v माइनस यू बटे टी। जब मैं अगले स्टेप में t को यहाँ लेकर जाऊंगा तो at इक्वल्स टू वी माइनस यू हो जाएगा बच्चों, और सीधा सीधा हमारे को क्या मिल जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि प्रथम समीकरण हमको मिल जाएगा, जो कि क्या कहता है, v इक्वल्स टू यू प्लस at। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं दूसरे समीकरण यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो बच्चों जो दूसरा समीकरण है वो क्या कहता है कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो s है वो क्या है, अब दूरी है। तो देखो बच्चों इस दूसरे समीकरण का मतलब क्या है कि t समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को बताता है। जो पहला समीकरण था वो क्या था, जो t समय था उसमें वो बताता था कि वस्तु ने कितना वेग जो है तय करा है, लेकिन यहाँ पर वो हमें बताता है कि t समय में वस्तु ने कितनी दूरी को तय करा है। ध्यान रखना, पहली वाली जो समीकरण थी वहाँ पर हमें पता चलता है कि वेग क्या था, लेकिन दूसरे समीकरण में हम लोग को पता चलता है कि उस वस्तु का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना है। ठीक है बच्चों। अब यानी कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब ये आया कैसे, इसका हम लोग डेरिवेशन समझते हैं कि ये कैसे उत्पन्न हुआ। तो बच्चों मान लो कोई एक वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग कितना है u, अंतिम वेग कितना है v, उस पर जो एक समान त्वरण लगा यानी एक्सेलरेशन लगा यूनिफॉर्म, वो कितना लगा a, और ये सब होने में कितना समय लगा है, t समय लगा बच्चों। अब वस्तु द्वारा चली गई जो दूरी है वो हम लोगों ने कितनी रखी, s। ध्यान रखिएगा, कोई भी एक वस्तु है, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, उस पर जो त्वरण लगा है वो a, जो टोटल समय वो t, और जो दूरी ली है उस वस्तु ने चली है वो कितनी है, s है। अब बच्चों हम लोग आगे समझते हैं क्या है कि अगर मैं बात करूं, जो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि औसत वेग जो होता है वो क्या होता है, u प्लस वी बटे 2, यानी कि जब अंतिम प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को प्लस कर दो और उसको भाग कर दो 2 से, तो हमें क्या पता चल जाता है, उसका औसत वेग पता चल जाता है। ये तो क्लियर है बच्चों, पहले पढ़ चुके हम लोग। और चली गई दूरी अगर हमें निकालनी है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो क्या आएगा, औसत वेग मल्टीप्लाई समय। हमें पता है कि जो हमें स्पीड निकालते हैं हम लोग, चाल निकालते हैं या वेग निकालते हैं, वो दूरी बटे समय होता है। तो उससे हम लोग सीधा सीधा जो दूरी है वो कैसे निकाल सकते हैं, वेग को गुणा कर दें समय के साथ। क्लियर है बच्चों। तो औसत वेग भी हमें समझ में आता है और जो दूरी है वो भी समझ में आ गया। तो अगर मैं इस दूरी के इस फॉर्मूले के हिसाब से बात करूं तो दूरी कितनी है बच्चों, s, और औसत वेग कितना होता है, u प्लस वी बटे 2, और जो टोटल समय हम लोगों ने लिया है इस कार्य के लिए वो कितना था, t। तो ये हमारी क्या बन गई बच्चों, पहली इक्वेशन यानी कि पहली समीकरण बन गई। तो s इक्वल्स टू यू प्लस वी बटे 2 मल्टीप्लाई t, ये हमारी पहली समीकरण होगी। यहाँ तक तो क्लियर है बच्चों। अब अगर मैं पहले समीकरण फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से देखता हूं तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है अभी। अब इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट समीकरण था, उसमें मैं v की जगह पर ये रख दूं तो देखिए क्या होता है बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, v की वैल्यू रख देंगे किसके हिसाब से, प्रथम समीकरण के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं v प्लस यू प्लस वी बटे 2 t में मैंने यहाँ पर क्या रख दी, v की वैल्यू रख दी, जो क्या थी, u प्लस ए टी। तो यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला बन गया, अब दूरी बन गई, वो क्या हो गई, दूरी s इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बटे 2 मल्टीप्लाई t। अब इसको मैंने प्लस कर दिया, u और u क्या होगा हमारे पास प्लस, तो वो क्या बन गया 2u, और ये क्या रह गया 80। तो फॉर्मूला क्या बन गया अब 2u प्लस 80 बटे 2 मल्टीप्लाई t। अब बच्चों अगर मैं इस 2 को अलग अलग कर दूं तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया यहाँ पर u, और यहाँ पर क्या बच गया 80 बटे 2 मल्टीप्लाई t। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस t की मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करना है। तो ये क्या बन गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वही बच्चों हमारा क्या होता है सेकंड समीकरण यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दो बच्चों हम लोगों ने औसत वेग, चली गई दूरी और प्रथम समीकरण की मदद से जो हमारी दूरी थी वो हम लोगों ने निकाल ली। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो दूसरा समीकरण है वो क्या कहता है कि दूरी क्या होगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों।
तो हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं जो हमारा दूसरा समीकरण है वो क्या बताता है कि t समय में वस्तु ने कितनी दूरी को तय करा है, और जबकि जो हमारा पहला समीकरण था वो बताता था कि t समय में वस्तु ने कितना वेग प्राप्त या तय कर लिया है। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों हम लोग बात करते हैं तीसरे समीकरण यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो बच्चों जो थर्ड समीकरण है वो क्या बोलता है कि v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यह है हमारा क्या तीसरा समीकरण यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, हम लोग जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही है कि कोई भी हमारी वस्तु है उसका प्रारंभिक वेग कितना है u, अंतिम वेग कितना है v, एक समान जो उस पर त्वरण यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोगों ने लगाया वो था a, समय कितना था t, और दूरी कितनी है s, वही मान करके हम लोग इसको निकालेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात एक और है कि बच्चों जो हमारा तीसरा समीकरण है यानी कि v स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस 2as वो क्या बोलता है, यह दूरी s चलने में वस्तु द्वारा प्राप्त किए गए वेग को बताता है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो फर्स्ट समीकरण था, पहली इक्वेशन थी, वहां पर भी क्या बताता था, वो वेग ही बताता है, और यहाँ पर भी वेग बता रहा है। लेकिन पहली इक्वेशन में वो किसके अकॉर्डिंग बताता था, समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर जो हमें वेग प्राप्त होगा वो किसके अनुसार होगा, एस यानी कि दूरी यानी कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, दोनों में वेग है, पहले वाले में समय के अनुसार और यहाँ पर दूरी के अनुसार। क्लियर है बच्चों? तो जो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, जो थर्ड समीकरण है हमारा, वो हम लोग समझते हैं कि कैसे आया। अब इसको निकालने के लिए बच्चों हमें करना कुछ नहीं है, जो हमारे पहली दो समीकरण है, पहली दो इक्वेशन है, पहली फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, उन दोनों में से हमको t हटा देना है, वहां से t को गायब कर देना है। वहां से इन दोनों से t हटाने के तुरंत बाद ही हमको हमारी तीसरी समीकरण जो है वो हमको मिल जाएगी। तो देखो, गति के पहले दो समीकरण में से t को हटाना है, ध्यान रखिएगा बच्चों। अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी वो क्या थी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा समीकरण। और जो पहला समीकरण है वो क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ से हमें क्या हटाना है, t को हटा देना है। जैसे ही हम लोग t को हटा देंगे, हमारा जो तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as वो हमको मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब हटाते हैं, इसको कैसे हटाना है वो हम लोग समझते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन होती है हमारी वो क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब अगर मैं इसको ए टी को इस तरफ लेकर आऊँ तो ए टी हो गया यहाँ और v चला गया वहाँ, तो v माइनस यू, और यहाँ से मैंने अब t की वैल्यू निकाल ली, तो t की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, v माइनस यू बटे ए। क्लियर है बच्चों? तो पहली जो समीकरण होता है, फर्स्ट इक्वेशन जो होती है मोशन की, वहाँ से हम लोगों ने t को निकाल लिया। अब इस t की वैल्यू को मैं कहां पर पुट कर दूंगा, जो सेकंड समीकरण होता है वहां पर हम लोग t की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो हमने क्या माना था, समीकरण 1। तो t के इस मूल्य को समीकरण 1 में रख दीजिए। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो अब जैसे ही मैं इस t की वैल्यू को यहाँ पर रखता हूँ, तो देखो यहाँ पर इस समीकरण में t दो जगह पर आ रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और वहाँ पर ही मैंने इसकी वैल्यू रख दी। तो देखो u आ गया, t था, t की जगह पर अब हमें क्या रख देना, v माइनस यू बटे ए, वो मैंने रख दिया, प्लस हाफ ए वो है ही हमारा, और आखिरी में क्या है, t स्क्वायर है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर नहीं भूलना है आप लोगों को। तो t स्क्वायर यानी कि अब t की वैल्यू क्या थी, v माइनस यू बटे ए, तो v माइनस यू बटे ए का पूरे का स्क्वायर रखना है। ध्यान रखिएगा बच्चों। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखो कैसे करना है, इस u को मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया, uv माइनस यू स्क्वायर बटे ए, और आगे इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको हम लोग खोल देंगे। तो v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv, सीधा सीधा कुछ नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोगों ने ओपन कर दिया है। और नीचे क्या रह गया बच्चों, 2a स्क्वायर, और ये क्या रह गया, a ऊपर। अब ध्यान रखना, यहाँ पर नीचे a स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर नीचे भी तो स्क्वायर है, वो पूरे का होल स्क्वायर है, तो नीचे क्या आ गया, 2a स्क्वायर। अब इस a से a को मैं काट दूंगा तो नीचे क्या रह जाएगा, केवल 2a। क्लियर है बच्चों? तो अब uv माइनस यू स्क्वायर बटे a प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv बटे 2a। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है और जो भी हमारे कटते होंगे या प्लस होंगे वो हम लोग कर देंगे।
तो नीचे क्या आ गया एलसीएम 2a और ऊपर क्या रह गया 2uv माइनस 2u² प्लस v² प्लस u² और माइनस का 2uv। क्लियर है बच्चों। अब अगर मैं देखता हूं यहां से तो देखो ये और ये दोनों आपस में कट गए, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा अब v² माइनस का u²। तो सीधा सीधा अगर मैं इस 2a को इस तरफ ले आऊं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों 2as इक्वल्स टू v² माइनस u²। और अगर हम इसको सही तरीके से लिखते हैं तो देखो क्या हो गया बच्चों v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, और वही हमारा क्या होता है थर्ड इक्वेशन यानी कि तीसरा समीकरण। तो बच्चों हम लोगों ने पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में से t को हटा देने से हम लोगों ने क्या करा, सिर्फ t को ही तो हटाया, t को हटा देने से हमें हमारा तीसरा समीकरण भले ही बहुत ही आसानी से मिल जाता है। क्लियर बच्चों। तो कंफ्यूज नहीं होना है पहले और तीसरे में। पहले में वेग निकालना था लेकिन वो समय के अनुसार था, यहाँ पर भी वेग हमें बताता है लेकिन वो किसके अनुसार बताता है s यानी कि दूरी के हिसाब से। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं तीसरे समीकरण यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो बच्चों जो थर्ड समीकरण है वो क्या बोलता है कि v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ठीक है, यह है हमारा क्या तीसरा समीकरण यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, हम लोग जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही है कि कोई भी एक हमारी वस्तु है उसका प्रारंभिक वेग कितना है u, अंतिम वेग कितना है v, एक समान जो उस पर त्वरण यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोगों ने लगाया वो था a, समय कितना था t और दूरी कितनी है s, वही मान करके हम लोग इसको निकालेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात एक और है कि बच्चों जो हमारा तीसरा समीकरण है यानी कि v² इक्वल्स टू g² प्लस 2as वो क्या बोलता है, यह दूरी s चलने में वस्तु द्वारा प्राप्त किए गए वेग को बताता है। ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो फर्स्ट समीकरण था पहली इक्वेशन थी वहां पर भी क्या बताता था, वो वेग ही बताता है और यहाँ पर भी वेग बता रहा है। लेकिन पहली इक्वेशन में वो किसके अकॉर्डिंग बताता था, समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर जो हमें वेग प्राप्त होगा वो किसके अनुसार होगा, एस यानी कि दूरी यानी कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, दोनों में वेग है, पहले वाले में समय के अनुसार और यहाँ पर दूरी के अनुसार। क्लियर है बच्चों। तो जो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as है जो थर्ड समीकरण है हमारा, वो हम लोग समझते हैं कि कैसे आया। अब इसको निकालने के लिए बच्चों हमें करना कुछ नहीं है, जो हमारे पहली दो समीकरण है, पहली दो इक्वेशन है, पहली फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, उन दोनों में से हमको t हटा देना है, वहां से t को गायब कर देना है। वहां से इन दोनों से t हटाने के तुरंत बाद ही हमको हमारी तीसरी समीकरण जो है वो हमको मिल जाएगी। तो देखो गति के पहले दो समीकरण में से t को हटाना है, ध्यान रखिएगा बच्चों। अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी वो क्या थी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², दूसरा समीकरण। और जो पहला समीकरण है वो क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से हमें क्या हटाना है, t को हटा देना है। जैसे ही हम लोग t को हटा देंगे हमारा जो तीसरा समीकरण है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as वो हमको मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब हटाते हैं, इसको कैसे हटाना है वो हम लोग समझते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन होती है हमारी वो क्या थी, v इक्वल टू u प्लस at। अब अगर मैं इसको at को इस तरफ लेकर आऊं तो at हो गया यहाँ और v चला गया वहाँ, तो v माइनस u, और यहाँ से मैंने अब t की वैल्यू निकाल ली, तो t की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, v माइनस u बटे a। क्लियर है बच्चों। तो पहली जो समीकरण होता है फर्स्ट इक्वेशन जो होती है मोशन की, वहाँ से हम लोगों ने t को निकाल लिया। अब इस t की वैल्यू को मैं कहां पर पुट कर दूंगा, जो सेकंड समीकरण होता है वहां पर हम लोग t की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो हमने क्या माना था समीकरण 1। तो t के इस मूल्य को समीकरण 1 में रख दीजिए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो अब जैसे ही मैं इस t की वैल्यू को यहाँ पर रखता हूँ तो देखो यहाँ पर इस समीकरण में t दो जगह पर आ रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और वहां पर ही मैंने इसकी वैल्यू रख दी। तो देखो u आ गया, t था, t की जगह पर अब हमें क्या रख देना, v माइनस u बटे a, वो मैंने रख दिया, प्लस हाफ a वो है ही हमारा, और आखिरी में क्या है t स्क्वायर है। ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर स्क्वायर नहीं भूलना है आप लोगों को। तो t स्क्वायर यानी कि
अब t की वैल्यू क्या थी, v माइनस यू बटे ए, तो v माइनस यू बटे ए का पूरे का स्क्वायर रखना है, ध्यान रखिएगा बच्चों। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखो कैसे करना है, इस u को मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया, uv माइनस यू स्क्वायर बटे ए, और आगे इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको हम लोग खोल देंगे, तो v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv, सीधा सीधा कुछ नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोगों ने ओपन कर दिया है। और नीचे क्या रह गया बच्चों, 2a स्क्वायर, और ये क्या रह गया, a ऊपर। अब ध्यान रखना यहाँ पर नीचे a स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर नीचे भी तो स्क्वायर है, वो पूरे का होल स्क्वायर है, तो नीचे क्या आ गया 2a स्क्वायर। अब इस a से a को मैं काट दूंगा तो नीचे क्या रह जाएगा, केवल 2a। क्लियर है बच्चों। तो अब uv माइनस यू स्क्वायर बटे a प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv बटे 2a। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है और जो भी हमारे कटते होंगे या प्लस होंगे वो हम लोग कर देंगे। तो नीचे क्या आ गया एलसीएम 2a, और ऊपर क्या रह गया 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर और माइनस का 2uv। क्लियर है बच्चों। अब अगर मैं देखता हूँ यहाँ से तो देखो ये और ये दोनों आपस में कट गए, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। तो सीधा सीधा अगर मैं इस 2a को इस तरफ ले आऊँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और अगर हम इसको सही तरीके से लिखते हैं तो देखो क्या हो गया बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और वही हमारा क्या होता है, थर्ड इक्वेशन यानी कि तीसरा समीकरण। तो बच्चों हम लोगों ने पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में से t को हटा देने से, हम लोगों ने क्या करा, सिर्फ t को ही तो हटाया, t को हटा देने से हमें हमारा तीसरा समीकरण भले ही बहुत ही आसानी से मिल जाता है। क्लियर बच्चों। तो कंफ्यूज नहीं होना है पहले और तीसरे में। पहले में वेग निकालना था लेकिन वो समय के अनुसार था, यहाँ पर भी वेग हमें बताता है लेकिन वो किसके अनुसार बताता है, s यानी कि दूरी के हिसाब से। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों हम लोगों को समीकरणों पर प्रश्न हल करने के लिए 3 पॉइंटें बहुत ध्यान रखने हैं। वो क्या है कि गति पर समस्याएं हल करने के लिए हमें याद रखना चाहिए। और क्या क्या 3 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। यदि विश्राम अवस्था से वस्तु चलती है तो उसका प्रारंभिक वेग यानी कि u कितना होगा, 0 होगा। यानी कि बच्चों मान लो एक गाड़ी है वो खड़ी हुई है और वो अब चलना स्टार्ट कर रही है, तो उसका जो प्रारंभिक वेग है यानी इनिशियल स्टेट थी उसकी वो क्या है, यानी कि प्रारंभिक वेग u क्या हो गया, 0 होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि वस्तु विश्राम अवस्था में आती है यानी कि गाड़ी चलते चलते है चल रही है और अब आकर के उसको रुकना है, तो उसका जो अंतिम वेग है वो क्या होगा बच्चों, v यानी कि 0 हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर गाड़ी स्टार्ट हुई है, चलना स्टार्ट हुई है तो u क्या होगा, 0, क्योंकि वो पहले विराम अवस्था में थी। और गाड़ी अब गतिमान है और विराम स्थिति में आने वाली है तो v क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्लियर है बच्चों दोनों पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गति चल रही है, उसमें कोई भी वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि उसका जो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होता है, वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर बच्चों। तो जितने भी हम लोगों को समीकरण पर प्रश्न हल करने हैं वहां पर इन तीनों पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है, तभी हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। क्लियर बच्चों। अब हम लोग इस पर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग पहले प्रश्न की। एक स्कूटर चलने के तुरंत बाद 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेता है। ठीक है, मान लो हम लोगों ने कोई स्कूटर था, वो इनिशियल पोजीशन पर था यानी कि खड़ा हुआ था, अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ था। फिर हम लोगों ने स्टार्ट करा उसे, और जब वो चलाना स्टार्ट करा तो अगले 10 सेकंड में वो कितनी स्पीड पे आ जाता है, कितने वेग पर आ जाता है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर वो आ जाता है। अब हमको ये बताना है कि उस स्कूटर का त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा। क्लियर है बच्चों। कोई एक स्कूटर था, वो खड़ा हुआ था, उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया, उसको जैसे ही चलाया तो 10 सेकंड बाद ही उसकी स्पीड क्या हो गई, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर वो आ गया। और हमको बताना क्या है, अब उसका त्वरण बताना है। तो बच्चों जहाँ पर जो हमें वेग दे रखा है वो क्या है, किलोमीटर पर आवर। हम लोग पहले इसको किस में बदल देते हैं, मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मैं इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करूँगा तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे।
और इस आवर को हमें बदलना किस में है, सेकंड में। तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 3600 सेकंड से। तो सीधा सीधा जो हमें वेग अब निकल कर आया वो आया 10 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है बच्चों। तो जो हमें 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी वो अब कितने में आ गई, 10 मीटर प्रति सेकंड में आ गई। क्लियर है यहाँ तक तो बच्चों। अब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से देखता हूं मैं, तो वेग कितना हुआ, 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी चलने के बाद जो अंतिम उसकी जो वेग आ रही है वो कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड। जो समय उसने लिया है, जो टी उसने लिया है वो कितना है, 10 सेकंड। और जो स्कूटर था वो पहले तो चल नहीं रहा था, वो पहले तो बंद ही पड़ा हुआ था। तो प्रारंभिक वेग यानी कि u कितना था, 0। ध्यान रखिएगा बच्चों, पहले कंडीशन में हम लोगों ने अभी पढ़ी थी 3 कंडीशन कि अगर कोई गाड़ी प्रारंभिक अवस्था की ऐसी है, उसकी विराम है, तो वहां पर प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0। और जो अंतिम वेग आ रहा है वो कितना आया है, 10। समय कितना लिया उसने, 10 सेकेंड। और हमें निकालना क्या है बच्चों, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन निकालना है। अब बच्चों हम लोगों ने जो 3 इक्वेशन पढ़ी थी, समीकरण पढ़े थे 3, वो क्या थे, पहला v = u + at, s = ut + ½ at², और तीसरा क्या कहता है, v² = u² + 2as, यानी कि हमारा तीसरा समीकरण। अब बच्चों इनमें से हमें यह देखना है कि ऐसा कौन सा समीकरण है जिससे हम लोग त्वरण निकाल सकते हैं, जबकि हमारे पास क्या क्या है, समय है, प्रारंभिक वेग भी है और अंतिम वेग भी है। तो हमें इन तीनों की मदद से निकालना क्या है, त्वरण। अब अगर मैं इनको देखता हूं बच्चों, तो पहली ही इक्वेशन जो है यानी कि v = u + at, तो इससे हम लोग आसानी से त्वरण यानी a को निकाल पाएंगे। वो कैसे, देखो हमारे पास v भी है, u भी है, a हमको निकालना है और t भी है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को निकाल सकते हैं। तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो v यानी अंतिम वेग कितना है, 10, प्रारंभिक वेग 0, 1 हमें निकालना है, और समय कितना है, 10 सेकेंड। तो सीधा सीधा जो इक्वेशन बनेगी वो a = 10/10 पर आ जाएगी, और हमारे को रिजल्ट कितना मिल जाएगा बच्चों, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, जो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण आई है वो किस में आई है, पॉजिटिव में आई है, वो नेगेटिव नहीं है, ऋणात्मक नहीं है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई कि यहाँ पर जो उसका वेग था गाड़ी का वो बढ़ रहा है, और हम लोगों ने बताया था कि अगर वेग बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, और अगर वेग घटेगा तो एक्सेलरेशन भी घटा हुआ ही यानी कि नेगेटिव में आएगा। अब देखो यहाँ से गाड़ी जो थी वो कैसी थी, 0 पर, और फिर बाद में कितनी आ गई, 10 पर। तो वेग बढ़ा, इसीलिए जो हमारा एक्सेलरेशन था वो भी बढ़ा, यानी कि वो भी पॉजिटिव में आया। अब बच्चों देखते हैं हम लोग प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कहता है, एक चलती हुई रेलगाड़ी ब्रेक लगाने के बाद 20 सेकंड में रुकती है। यानी कोई गाड़ी थी, रेलगाड़ी, वो चल रही है और उसमें फिर हम लोगों ने ब्रेक लगाए तो वो गाड़ी जो है 20 सेकंड के बाद जो है रुक जाएगी। ठीक है, अब हमको बताना क्या है कि उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा। ठीक, अब जब बच्चों हम लोगों ने ब्रेक लगाए तो गाड़ी की जो वेग थी वो कम हुई धीरे धीरे, और वो आकर के रुक गई। तो यहाँ पर जो त्वरण था यानी कि वो क्या था, एक तरह से मंदन, जो यहाँ पर रिटार्डेशन था, डी एक्सेलरेशन था, वो काम कर रहा है, और वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, जब हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो वो गाड़ी धीरे धीरे रुकेगी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन काम ना करके इन्होंने क्या दिया है, मंथन दिया है, यानी कि रिटार्डेशन दिया है, और वो प्लस में है, माइनस में नहीं है, ये ध्यान रखना। अब बच्चों अगर हम लोग तीनों समीकरण के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पर हमें मंथन तो नहीं दे रखा होता है, हमें तो किसकी ज़रूरत होती है, त्वरण की, जबकि इन्होंने यहाँ पर मंथन दे रखा है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और हमको चाहिए क्या, त्वरण। तो अब मैंने जो वीडियोस थी हमारी, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मंथन और त्वरण होते हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो अगर मंथन हमारे पास पॉजिटिव में है तो त्वरण क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अगर मंथन नेगेटिव में है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। और जो उसकी वैल्यू होगी वो हमारी सेम ही रहेगी। अगर ये 2 है तो ये भी 2 ही रहेगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 रहेगा। बस चेंज होता क्या है इन दोनों में, खाली जो हमारे साइन हैं, जो हमारे प्लस और नेगेटिव साइन है वो हमारे चेंज हो जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये ध्यान रखना बच्चों। अब अगर मैं बात करता हूँ मंथन, तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 2, और वो कितना है, पॉजिटिव। तो इस हिसाब से जो हमारा त्वरण यानी कि ए एक्सेलरेशन निकल कर आएगा वो कितना हो गया, -2 हो जाएगा।
क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो अब अगर मैं इसके क्वेश्चन के हिसाब से देखता हूं तो प्रारंभिक वेग हमको निकालना है, अंतिम वेग हमको कितना दे रखा है बच्चों? v यानी कि 0। अब ऐसा क्यों हुआ कि वो 0 क्यों हुआ? क्योंकि जब हम लोग बच्चों गाड़ी पर ब्रेक लगाएंगे तो उसका जो वेग है आकर के रुक जाएगा, वो गाड़ी रुक जाएगी। तो अंतिम वेग में यानी गाड़ी रुक गई तो अंतिम वेग क्या हो गया? 0 हो गया। और a हम कितना दे रखा है? -2। और समय, इस पूरे समय कितना लगता है इसको? 20 सेकंड। अब हमें यहाँ पर प्रारंभिक जो है वेग निकालना है, तो उसके लिए बच्चों सीधी सीधी जो हमारी पहली समीकरण होती है, पहली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। देखो v अंतिम वेग 0, u हमको निकालना है a -2 और t 20 सेकंड। इसके हिसाब से तो 0 = u - 40 और सीधा सीधा जो हमारा वेग निकल कर आएगा प्रारंभिक, वो कितना आ गया? 40 मीटर प्रति सेकंड हमारा प्रारंभिक वेग आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? बस इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है आपको कि हमको यहाँ पर उसने त्वरण नहीं देना है, दे रखा है। यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे कि इसको ही त्वरण यानी एक्सेलरेशन समझ के क्वेश्चन को कर देते हैं, लेकिन ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये त्वरण नहीं है। यहाँ पर उसने हमें रिटार्डेशन यानी कि मंथन दिया है और उसकी वैल्यू भी उसने माइनस में नहीं दी है, प्लस में दी है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि मंथन और त्वरण को जब भी आएगा तो वैल्यू उनकी हमेशा सेम रहेगी। अगर ये 2 है तो ये भी 2 आएगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 आएगा, लेकिन उनके जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव वो आपस में अपोजिट हो जाते हैं। अगर मंथन पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों? तो हमको मंथन 2 दे रखा था, तो हमारा जो त्वरण निकल कर आएगा वो कितना हो गया? -2। बाकी सारी चीज़ें हमको पता है। प्रारंभिक वेग हमको निकालना है तो हम लोगों ने वैल्यू पुट करी और हमारा जो वेग है वो कितना आ गया? प्रारंभिक वेग 40 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों बात करते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? एक पिंड यानी कि एक बॉडी 0.5 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से एक क्षैतिज सतह यानी हॉरिजॉन्टल सतह पर फिसलता प्रारंभ करता है। फिसलना यानी कोई एक बॉडी है, कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर वो धीरे धीरे लुढ़कता हुआ जा रहा है। ठीक है बच्चों? और उस पर जो घर्षण लग रहा है यानी जिसकी वजह से वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है, वो उसका वेग कितना है? 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ये क्या दे रखा है? उसका त्वरण दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। अब क्योंकि वो धीरे धीरे घट रहा है, जब वेग घटता है तो हम लोगों ने बताया था कि त्वरण भी क्या होता है बच्चों? नेगेटिव में होता है। तो यहाँ पर जो त्वरण है वो क्या हो गया? नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे फ्रिक्शन के कारण जो वो बॉल है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे रुकेगा। तो रुकेगा तो उसकी स्पीड कम होगी, तो स्पीड कम होगी तो त्वरण भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा बच्चों। तो अब हम लोगों को वो देखो घट रहा है तो वो नेगेटिव आ गया। अब हमको बताना है कि पिंड को रुकने में यानी उस बॉडी को रुकने में कितना समय लग जाएगा। तो बच्चों अगर हम लोग इस क्वेश्चन को एनालिसिस करें तो यहाँ पर जो इनिशियल उसकी वेलोसिटी थी वो क्या थी? 0.5 मीटर पर सेकंड। जो वेग है इनिशियल वो क्या है? 0.5। जो हमारे को अंतिम जो वेग है वो क्या है? 0, क्योंकि वो बॉडी लास्ट में जाकर के रुक जाएगी। जो एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, त्वरण दे रखा है, वो -0.05 है। माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर वेग घट रहा है। जब वेग घट रहा है तो उसका त्वरण भी क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पर t हम लोगों को निकालना है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है बच्चों, जो हमारा पहली इक्वेशन होती है v = u + at, वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। v कितना है? 0, u 0.5, a क्या आ गया? -0.05 और t हम लोगों को निकालना है। तो सीधा सीधा जो t आएगा वो 0.5 बटे 0.05 जो कि बनता है हमारा 10 सेकंड। यानी कि जब वो बॉडी लुढ़कना स्टार्ट करेगी और धीरे धीरे उस पर फ्रिक्शन लगेगा, घर्षण लगेगा, तो वो अगले 10 सेकंड के अंदर अंदर रुक जाएगी। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों सॉल्व करते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कहता है कि एक कार में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण होता है। यानी कि वहाँ पर जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है वो कितना है? 4। और चलने के बाद यानी गाड़ी जब चलती है तो उसके 10 सेकंड में वह कितनी दूरी जो है तय कर लेगी, ये हमको बताना है बच्चों। ठीक है? 2 ही चीज़ें दे रखी है हम लोगों को यहाँ पर देखा जाए तो, एक तो एक्सेलरेशन दे रखा है, त्वरण दे रखा है, और दूसरा उसका समय दे रखा है। अब बच्चों जब वो चल रही है यानी कि स्टार्टिंग में पोजीशन में थी तो वो उसका जो इनिशियल वेग होगा, प्रारंभिक वेग होगा, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। v हमको पता नहीं है, यहाँ पर जो अंतिम वेग है वो कितना होगा वो तो हमको नहीं पता। अब t कितना, यहाँ पर जो समय लगा है वो कितना लगा है? 10 सेकंड। और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कितना दे रखा था? 4।
अब हम लोगों को निकालने के लिए क्या बोला गया है, दूरी, कि वो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ पर हमें s निकालना है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तीनों समीकरण, तो पहला समीकरण क्या था, v = u + at, वहाँ पर तो s यानी दूरी होती ही नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग अब पहला समीकरण यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास बचते हैं दो समीकरण। तो अगर मैं दूसरे को देखता हूँ तो दूसरा समीकरण क्या होता है, s = ut + ½ at²। अब हमें यहाँ पर s निकालना है, u पता है, t भी पता है, a भी पता है, और हमें v की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी है, जो कि हमें नहीं पता था। तो इस दूसरे समीकरण की वजह से हम लोग यहाँ पर दूरी निकाल सकते हैं। तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करते हैं, s निकालना ही है, u 0, t 10 और a 4 आ गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सीधा सीधा बच्चों, हमारे को दूरी कितनी मिल के आ जाएगी, 200 मीटर। यानी कि कार चलने के 10 सेकंड के अंदर अंदर वो कार कितनी दूरी तय कर लेगी, 200 मीटर की दूरी तय कर लेगी। तो बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे, कोई भी अगर हमें प्रश्न हल करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी चीज़ें हमें दे रखी हैं उनको साइड में लिख लीजिए कि हमें प्रारंभिक वेग इतना है, अंतिम वेग इतना है, टी इतना है, एक्सेलरेशन इतना दे रखा है, समय हमें इतना दे रखा है, दूरी इतनी दे रखी है। वो सारी चीज़ें लिख करके जो हमें दे रखा है वो लिखिए, जो नहीं दे रखा है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। और फिर जो हम लोगों को निकालना है, जैसे यहाँ पर हमें s निकालना था, वो देखिए कि ऐसी कौन सी हमें समीकरण है, कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसकी वजह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मैं पहली यूज़ करता तो यहाँ पर s होता ही नहीं है, तो हमें दूसरी यूज़ करनी पड़ी, और यहाँ पर हमें v की भी ज़रूरत नहीं पड़ी जो हमको नहीं पता थी। तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करी और सीधा हमारी जो दूरी है, जो s है, वो हमें मिल गया। यानी कि 10 सेकंड के अंदर अंदर वो 200 मीटर की दूरी तय कर लेगा। अब जो हल करते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कहता है, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील स्कूटर ब्रेक लगाने से रुक जाता है। यानी कि कोई एक स्कूटर था और उसकी स्पीड क्या थी, 10 मीटर प्रति सेकंड, और वो चल रहा है, उस पर हम लोगों ने ब्रेक लगाए तो बच्चों क्या होगा, जो वेग है वो क्या होगा, उसका कम होगा, धीरे धीरे घट जाएगा। तो जब वेग घटेगा तो उसका त्वरण भी क्या होगा, घट जाएगा। तो जो उस पर त्वरण लग रहा था फ्रिक्शन के कारण, वो धीरे धीरे कम हो, और उसका जो त्वरण था वो भी किस में आया, नेगेटिव में आया। तो यहाँ पर जो त्वरण दे रखा है वो है -0.5। अब जैसे जैसे वो रुकेगा तो कुछ टाइम बाद वो पूरा का पूरा रुक जाएगा। तो हमको ये बताना है कि वो कितनी दूरी जो है रुकने से पहले तय कर लेगा। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। कोई एक स्कूटर था, वो किस स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड। जब वो रुकेगा, हम लोगों ने ब्रेक लगाए, तो उसका जो वेग है, जो स्पीड चल रही थी, वो धीरे धीरे कम होगी। जब वो घट जाएगी तो उसका जो उस पर जो त्वरण लग रहा था वो भी क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया। तो हमको ये लगाना है कि वो रुकने से पहले जब हम लोगों ने ब्रेक लगाए उस पर, तो वो टोटल कितनी दूरी तय कर लेगा। तो बच्चों अगर मैं इस प्रश्न के हिसाब से देखता हूँ तो u यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, प्रारंभिक वेग कितना था, 10 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग कितना है उसका, 0, क्योंकि लास्ट में तो आकर के वो रुक ही जाएगा। s हमको निकालना है, यानी दूरी हमको निकालनी है, और a यानी कि त्वरण कितना दे रखा है, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब अगर मैं तीनों इक्वेशंस देखता हूं तो आप बताओ कौन सी इक्वेशन यहाँ पर लगेगी। v = u + at लग सकती है क्या, s = ut + ½ at² लग सकती है क्या, नहीं। यहाँ पर कौन सी लगेगी, तीसरी वाली जो कंडीशन है हमारी, तीसरा समीकरण, वो हमारी लग सकती है। यानी कि v² = u² + 2as। क्लियर बच्चों। अब v 0, u 10, a -0.5 और s यानी कि दूरी हमको निकालनी है। तो ये हो जाएगा 100, यहाँ पर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 1s, और सीधा सीधा s यानी दूरी कितनी आ गई, 100 मीटर। तो बच्चों वो रुकने से पहले स्कूटर जो है, जब हम लोग ब्रेक लगाएंगे उसके ऊपर, तो वो रुकने से पहले 100 मीटर की दूरी तय कर लेगा। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों बात करते हैं हम लोग प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 क्या बोलता है, एक कार 10 सेकंड में अपनी चाल 20 किलोमीटर से कितनी कर लेती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर आ जाती है। यानी कोई गाड़ी है, वो जैसे ही 10 सेकंड में होते हैं उसकी स्पीड पहले कितनी थी, 20, और बाद में उसने बढ़ा करके कितनी कर ली, 50। अब हमको ये बताना है कि उसका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। कोई भी गाड़ी है वो चल रही है और कितनी स्पीड पर चल रही थी, 20। अब उसने उसको एक्सेलरेट करा, गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, तो 10 सेकंड में, अगले 10 सेकंड में उसकी गाड़ी की स्पीड 20 से कितनी आ गई, 50 आ गई। तो बच्चों अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, तो यहाँ पर सीधा सीधा 20 क्या है हमारा, जो प्रारंभिक हमारा वेग था, और जो 50 है वो क्या है, अंतिम वेग। ठीक है, तो पहली स्पीड
20 किलोमीटर प्रति आवर और दूसरी जो अंतिम वेग आ रहा है वो उसका 50 किलोमीटर प्रति आवर। अब बच्चों इसको तो सबसे पहले हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर, और आवर यानी कि 3600 सेकंड। ठीक है, तो 20 × 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो सीधा सीधा जो हमारा प्रारंभिक वेग था वो कितना आ गया, 5.5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक तो बच्चों। अब अगर हम बात करते हैं अंतिम वेग की, तो वो कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसको भी हमें किस में बदलना, मीटर प्रति सेकंड में। तो मल्टीप्लाई, गुणा कर दिया 1000 से और भाग दे दिया 3600 से, तो वो किस में बदल गया, 13.8 मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर प्रति घंटे, यानी कितना आ गया, 13.8। क्लियर है बच्चों यहाँ तक तो हमारे पास प्रारंभिक वेग भी है और अंतिम वेग भी है। हमको निकालना क्या था, त्वरण, और हमको समय भी उसने दे रखा है, क्या है, 10 सेकंड। तो बच्चों सीधा सीधा जो हमारा पहला समीकरण होता है, पहली इक्वेशन होती है v = u + at, वहाँ से हम लोग आसानी से त्वरण यानी एक्सेलरेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो v = u + at, तो v क्या है, 13.8, u क्या है, 5.5, और a निकालना है और समय हमें कितना दे रखा है, 10 सेकंड। तो बच्चों सीधा सीधा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10a इस तरफ आ गया, 13.8 माइनस 5.5 यानी क्या बच गया, 8.3। और सीधा सीधा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कितना आ जाएगा निकलकर, 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ देखने लायक क्या है कि जो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण आया है वो किस में आया है, पॉजिटिव में आया है, वो नेगेटिव नहीं है। और ऐसा होना भी चाहिए था। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने उसकी जो स्पीड थी, जो उसका वेग था, वो 20 से कितना कर दिया था, 50 किलोमीटर। तो जब वेग बढ़ेगा तो मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि उसका त्वरण भी बढ़ेगा, और अगर वेग घट रहा है तो वो भी घटेगा। तो अगर वेग बढ़ रहा था तो वो पॉजिटिव में आया, अगर यहाँ पर 50 से 20 हो रहा होता तो वहाँ पर वेग घट रहा था, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या होता, फिर नेगेटिव में आता। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारी पुरानी वीडियोज़ देखनी है तो आप कक्षा 9 के विज्ञान वाले जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर के वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप हमसे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।